आज हम देखने जा रहे हैं निदर्शन के लाभ क्या हैं। और निदर्शन आपने को पूरा पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि लाभ और हानियाँ जो हैं मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, उसी में है, उसमें आपको देखना है। और यदि आपको अन्य चीज़ें लग रही है उसमें ऐसा कि इसमें लाभ और हानियाँ लिखी जा सकती हैं तो आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किताब में जो लिखा जाता है वो संपूर्ण होता है। संपूर्ण किसी चीज़ का संपूर्ण नहीं होता है। जैसे जैसे मानव विकास करता जाता है वह जो है उसमें और ऐड करता जाता है। तो निदर्शन के लाभ, निदर्शन के लाभ में पहला लाभ जो है वो यह है कि समय की बचत होती है। समय की बचत होती है। चूँकि हम समग्र का अध्ययन न करके उसकी कुछ इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इसलिए जो है उसमें समय की जो है समय कम लगता है एवं हम बहुत छोटे समय में उस समग्र का निदर्शन के माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा यह है धन की बचत। ठीक जिस तरह से समय की बचत होती है उसी प्रकार जो है समग्र का अध्ययन न कर कुछ केवल निदर्शन का अध्ययन किया जाता है, इसलिए जो है इसमें कर्मचारियों की संख्या कम लगती है, साथ ही उसमें लगने वाले संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए उसमें लगने वाला धन भी कम होता है एवं धन की बचत होती है। तीसरा गहन अध्ययन। ठीक, जब हम जनगणना पद्धति के अंतर्गत जो है अध्ययन करते हैं या कोई अनुसंधान करता है तो उसमें प्रत्येक इकाई का अध्ययन करना होता है, तो उसमें समय और धन दोनों अधिक तो लगते ही हैं, साथ ही गहन अध्ययन संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इसके विपरीत निदर्शन प्रविधि की इकाइयों की संख्या कम होने से सूक्ष्म अध्ययन संभव हो पाता है तथा हम यथार्थ निष्कर्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा है दिशा निर्देशन में आसानी। चूँकि हमारे पास कर्मचारी सीमित होते हैं या सीमित कर्मचारियों या निर्धारित निश्चित कर्मचारियों के द्वारा हम निदर्शन का अध्ययन करते हैं, अतः हमें उनका दिशा निर्देशन करना आसान होता है। ठीक, यह सुविधा हमें दो कारणों से होती है। पहला तो यह है कि निदर्शन प्रविधि के अंतर्गत इकाइयों की संख्या कम होती है और इसलिए हमें कम संख्या के कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना पड़ता है। इसकी संख्याएं कम होने से इनको काम में लगाने और उन पर निगरानी रखने में आसानी होती है। यानी आपको चार जो है इसमें लाभ याद करने हैं, और लाभ याद क्या करना, समझना है, आप जाके लिख लेना है, अपने शब्दों में लिखना है। दूसरा है निदर्शन के दोष क्या क्या है। पहला पक्षपातपूर्ण या गिराने की संभावना। निदर्शन का चुनाव पक्षपात व पूर्वाग्रह की संभावना हमेशा बनी रहती है। निदर्शनों का चुनाव करते समय किसी न किसी रूप में इन दोनों तत्वों का प्रवेश हो ही जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप निदर्शन का प्रतिनिधित्वपूर्ण होना एक कठिन कार्य हो जाता है। ठीक, दूसरा प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव में कठिनाई। अगर देखा जाए निदर्शन में तो प्रतिनिधित्वपूर्ण का मतलब यह है कि हमको निदर्शन ऐसा चुनना है जो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व कर सके। यह भी एक बड़ा कठिन कार्य है। निदर्शन का प्रतिनिधित्व होना या न होना इस बात पर निर्भर करता है कि सामाजिक इकाइयों में विभिन्नता एवं जटिलताएं कितनी अधिक हैं। जितना ज़्यादा अधिक होगा उसका चुनाव करना उतना ही कठिन होगा, और विभिन्नता जटिलताएं जितनी कम होगी उसका चुनाव करना उतना ही आसान होगा। ठीक, यानी यदि समाज में जटिलता में विभिन्नता अधिक है तो प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव करना कठिन कार्य हो जाता है। तीसरा है भौगोलिक दूरी एक बाधा के रूप में। निदर्शन के चुनाव में भौगोलिक दूरी एक बाधा के रूप में कार्य करती है। आप अनुमान लगा लीजिए, आप अनुसंधान करता है, जिस समग्र का अध्ययन करने जा रहे हैं या जिस समूह जिस इकाई का आप अध्ययन करने जा रहे हैं, यदि उसकी संख्या कम है, फॉर एग्जांपल जैसे ओंगे हुआ, सेंटेनलिस हुआ, ग्रेट अंडमानी हुए, ये कुछ जनजातियों के नाम हैं जिनकी संख्या बहुत कम बची है, कोई 50 बचा है, कोई 500 बचा है, इस तरह से। इसी तरह तमाम समूह ऐसे हैं। मान लीजिए आपको 1000 का समूह है, उससे आपको निदर्शन तैयार करना है, और वो समूह है जो कुछ बलिया में बसा है,
कुछ बनारस में, कुछ इलाहाबाद में, कुछ दिल्ली में, कुछ मुंबई में बस गए, कुछ बाहर भी हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, ठीक। 1,000 के हैं। आपको उनका अध्ययन करना है, तो आपको निदर्शन के चुनाव में कठिनाई होगी। चलिए, आपने तकनीक का प्रयोग करके, अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करके आपने निदर्शन का चुनाव कर भी लिया, ठीक, दूरसंचार के माध्यम से तमाम है। लेकिन चूंकि सारे लोग विभिन्न परिवेश, विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश में हैं, तो जाहिर सी बात है उनके जो विचार होंगे, उनके जो स्वभाव होंगे, जो उनकी आदत होंगी, वो सबकी अलग अलग होंगी। तो क्या हम इस कंडीशन में एक आदर्श निदर्शन का चुनाव कर पाएंगे? क्योंकि विभिन्नता बहुत ज़्यादा है, उनके आदत में, विचार में, दूसरी भौगोलिक दूरी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। निदर्शन में वहाँ तैयार करना बहुत ही कठिन कार्य होता है, और अगर निदर्शन का चुनाव कर भी लिया जाए तो एक मात्र खिचड़ी बन कर रह जाता है। चौथा क्या है, यदि आपका अध्ययन विषय बहुत छोटा है, यदि आपका अध्ययन विषय बहुत छोटा है और उसमें विभिन्नता बहुत ज़्यादा है, तब यथार्थ का चुनाव करना बहुत कठिन हो जाएगा। बाय द वे, आपका 100, 1000, 2000, 10,000 आपके पास समग्र है, उसका निदर्शन तैयार करना है, लेकिन जटिलता बहुत ज़्यादा है। अगर 1000 की आबादी है और आप उसमें अगर विभिन्नता, जटिलता बहुत ज़्यादा है, आपने पता चला कि समानता के आधार पर 50 ग्रुप बना दिए, 50 ग्रुप बना दिए समानता के आधार पे, प्रत्येक में 20-20 लोग मान लीजिए आए, हालांकि 20 लोग नहीं आएंगे, जरूरी नहीं है कि 20-20 लोग आएंगे। पता चला कि किसी में ऐसी समानता बन गई कि कहीं पे 400 लोग हो गए और कहीं पे 2 लोग हो गए किसी समानता के आधार पे। तो ऐसे कंडीशन में आपको निदर्शन चुनाव करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यानी जब जनसंख्या कम हो या जब समग्र की संख्या कम हो और जटिलता, विभिन्नता ज़्यादा हो, तो उस समय जो है एक आदर्श निदर्शन के चुनाव में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये आपके जो है 2 लाभ एवं हानियाँ हो गई, इसको आपको याद कर लेना है, और याद क्या करना है, समझना है और जाके जो है लिख लेना है। दूसरी बात, आपको जो है लगभग प्रत्येक यूनिट से कुछ ना कुछ पढ़ाया जा चुका है। जब मैंने शुरू किया था तो आप लोगों से पहले ही बता दिया था कि मैं आप लोगों को वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय कम है और आप लोग कम आ भी रहे थे। तो जैसे मैं 3rd यूनिट में प्रश्नावली अनुसूची पढ़ा चुका हूँ, शेष जो साक्षात्कार वगैरह बचे हुए हैं वो मैं पढ़ा दूंगा। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, रिसर्च डिजाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके बारे में मैंने आपसे क्लास में इसका लेक्चर दे भी चुका हूँ, रिसर्च डिजाइन का, ठीक। तो कल मैं आपको रिसर्च डिजाइन पढ़ाऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एक मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही लॉन्ग में रिसर्च डिजाइन से। जिस यहाँ ये जहाँ भी सिलेबस में रहता है, ये रिसर्च डिजाइन रहता ही रहता है। तो कल मैं आपको रिसर्च डिजाइन पढ़ाऊंगा।